आज शेयर डिवेंचर कैपिटल का 4th क्लास है। ओके, आइए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 43, सेक्शन 44, सेक्शन 45, सेक्शन 46 और सेक्शन 47। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नोट्स होना चाहिए, सामने नोट्स लिख लो फिर क्लास करो। ओके, नहीं लिखी हो तो लिख लो। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 43 में कितना तरह का शेयर कैपिटल होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आज थोड़ा और एक्स्ट्रा जानेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल एक होता है ऑर्डिनरी शेयर। क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर। और एक होता है शेयर कैरिंग डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग, दैट इज एक होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी नॉर्मल, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है शेयर कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट इसको हम लोग डीवीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीवीआर शेयर। ठीक है, देखो डीवीआर शेयर क्या होता है और ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है, थोड़ा सा समझा देते हैं तुम लोगों को। जो ऑर्डिनरी शेयर होता है ना, वो अगर तुम एक शेयर होल्ड करोगे तो एक वोट दोगे। क्या बोले, समझ में आया? ऑर्डिनरी शेयर में एक शेयर में एक वोट। लेकिन डीवीआर वाला जो शेयर होता है उसमें एक शेयर में 1/10 वोट देंगे। डीवीआर वाला शेयर एक शेयर में 1/10 वोट देंगे। माने अगर आपके पास एक शेयर है तो 1/10 वोट दीजिएगा। जैसे कंपनी का नाम ले रहे टाटा मोटर लिमिटेड, उसके पास ऑर्डिनरी शेयर है तो ऑर्डिनरी शेयर का मतलब 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट। और डीवीआर वाला अगर शेयर है तो 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1/10 वोट। माने एक शेयर होल्ड करेगा तो 1/10 वोट देगा। समझ में आया ना? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसका कुछ रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स 4 ऑफ कंपनीज एक्ट, शेयर कैपिटल डिवेंचर का। ठीक है, रूल नंबर 204 में क्या लिखा है ध्यान से सुनेगा। रूल नंबर नहीं आता है, रूल 4 देखेगा। क्या बोले सुन, कंपनी कैन इश्यू डीवीआर। अच्छा, ये डीवीआर शेयर के बारे में पढ़ेंगे। डीवीआर शेयर कंपनी कब इश्यू करता है, इसका 7 कंडीशन है। भैया डीवीआर शेयर क्या होता है? डीवीआर शेयर अगर होल्ड करेगा तो 1/10 वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, और अगर तू ऑर्डिनरी शेयर होल्ड करता है तो एक शेयर बराबर एक वोट। ठीक है, तो सुन क्या बोला है डीवीआर वाला में 7 कंडीशन है। अगर एक कंपनी डीवीआर शेयर इश्यू करना चाहता है, एक कंपनी अगर डीवीआर शेयर इश्यू करना चाहता है तो 7 कंडीशन है। पहला कंडीशन, आर्टिकल मस्ट ऑथराइज, आर्टिकल को ऑथराइज करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया है अदरवाइज अमेंड देम, अमेंडमेंट कर दो बाय पासिंग एसआर इन जीएम। नहीं है तो अमेंडमेंट कर दो एसआर इन जीएम पास करके। ठीक है भैया। पॉइंट नंबर 2, पास ओआर इन जीएम, ओआर इन जीएम टू इशू डीवीआर। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में डीवीआर इशू करने के लिए। थर्ड पॉइंट, वोटिंग राइट ऑन डीवीआर कैन नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑन ऑल शेयर्स इंक्लूडिंग डीवीआर शेयर्स। कंपनी जब डीवीआर शेयर्स इशू करेगा तो कंपनी का जो टोटल वोटिंग पावर है 74% ही डीवीआर में इशू कर सकता है। डीवीआर में आप सारा शेयर इशू नहीं करते हो, सिर्फ 74%। कितना परसेंट? 74%। चौथा पॉइंट, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न इन इमीडिएट प्रेसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर आप डीवीआर इशू करना चाहते हो तो हम ये मानते हैं कि आपने डिफॉल्ट नहीं किया है। क्या करने में? रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में, एनुअल रिटर्न फाइल करने में, प्रेसीडिंग कितना साल? 3 फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर है? 5 नंबर पॉइंट, कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तुम डीवीआर इशू करना चाहते हो तो हम ये मानते हैं कि तुमको कोई पेनलाइज नहीं किया, ना तो कोर्ट ना तो ट्रिब्यूनल ऑफ इमीडिएट प्रेसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, मैंने पिछला 3 साल में या तो वायलेट की हो। क्या? सेबी एक्ट 1992 को तुम वायलेट नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 को तुम वायलेट नहीं कर सकते हो। आरबीआई एक्ट वायलेट नहीं की हो 1934। फेमा, फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को 1999, मतलब ये सब तुम वायलेट नहीं की हो, पेनलाइज नहीं हुआ है पिछला 3 साल में, तभी तुम डीवीआर इशू कर सकते हो डीवीआर शेयर्स। नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट of declared dividend on repayment of mature deposit or debenture or interest thereon preference shares। सीधा सा बात है, तुम डिफॉल्ट नहीं किया प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड और डिबेंचर का इंटरेस्ट में, आपने डिफॉल्ट नहीं किया। मतलब डिफॉल्ट नहीं किया का मतलब क्या? पैसा नहीं मारा है। क्या चीज में? डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देने में या डिबेंचर का इंटरेस्ट देने में। अच्छा नेक्स्ट, कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ लोन। इस समय तुम डिफॉल्ट नहीं किया,
टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, या स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन अगर है तो कोई उसका, या किसी शेड्यूल बैंक का, या कोई एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी ड्यूज, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, और ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड क्या होता है हम लोग बाद में सीखेंगे। तुम इतना जान के रखो इस सब जगह तुम क्या नहीं करके डिफॉल्ट करके नहीं रखा है। देखो रीडिंग मारने से समझ में आ गया कि अगर तुम डिफॉल्ट नहीं किया तो डीवीआर इशू कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट, एक एक्सेप्शन है, दैट इन केस ऑफ अबव डिफॉल्ट डीवीआर कैन ओनली बी इशू, डिफॉल्ट करके भी डीवीआर इशू हो सकता है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, once such default has been remediated। डिफॉल्ट करके भी डीवीआर इशू कर सकता है, लेकिन सारा डिफॉल्ट को तुम रेमिडिएट कर दियो। रेमिडिएट का मतलब जो गलती की हो गलती को सुधारे हो, और 5 साल बाद तुम क्या करना, डीवीआर वाला शेयर इशू कर देना। समझ में आ गया? अच्छा, यहां तक क्लियर है? तो ये सातों का सातों डीवीआर इशू करने का कंडीशन था। क्लियर है ना? अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं डिफर्ड शेयर या फाउंडर शेयर किसको बोलता है। डिफर्ड शेयर्स या फाउंडर शेयर्स, दीज आर सच टाइप ऑफ डीवीआर, ये भी डीवीआर है, इक्विटी शेयर्स, ऑफ कोर्स डीवीआर इक्विटी शेयर्स का ही पार्ट था ना, इन विच डिविडेंड एंड वाइंडिंग अप इज मेड एट वेरी लास्ट आफ्टर इक्विटी शेयर्स हैव बीन पेड। डिफर्ड शेयर्स किसको बोलता है? देखो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा चुका देना, कंपनी जब वाइंड अप हो, डिविडेंड देने के वक्त भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देना, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दे देना, और सबसे लास्ट में डिफर्ड शेयर्स का पेमेंट करना। सबसे लास्ट में डिफर्ड शेयर्स का पेमेंट करना डिफर्ड शेयर होल्डर का। देखो डिफर्ड शेयर्स अपने इंडिया में नहीं चलता है, डिफर्ड शेयर जनरली प्रोमोटर लोग लेते हैं। कौन लोग लेते हैं? प्रोमोटर लोग। भैया इंडिया में क्यों नहीं चलता है? इंडिया में इसलिए नहीं चलता क्योंकि प्रोमोटर लोग लालची होता है। लालची क्यों? अरे वो लोग ये सोचता है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को देगा, फिर मेरे को पैसा देगा, तब तक अगर पैसा ना बचे तो, इसीलिए वो लोग लालची होता है। इंडिया में डिफर्ड शेयर्स इशू नहीं होता है, फॉरेन वगैरह में इशू होता है, वहां के इंसान लालची नहीं होते हमारे तरह। जनरली दिस टाइप ऑफ शेयर्स आर टेकन बाय प्रोमोटर ऑफ कंपनी, सो इट इज कॉल्ड फाउंडर शेयर, इसीलिए इसको फाउंडर शेयर भी बोलते हैं डिफर्ड शेयर्स को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है फैंटम स्टॉक। फैंटम का मतलब होता है भूतिया, भूत, मतलब है नहीं, झूठ मूठ का है। ये क्या होता है भैया? सुनो, इट्स अ टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय। हम बताते हैं, सुनो क्या होता है ना, मान लो जो कंपनी का हाई लेवल एम्प्लॉय है ना, माने केएमपी हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, इन लोगों को क्या बोला जाता है कि देखिए हम आपको शेयर नहीं इशू करेंगे, क्योंकि शेयर इशू करने से तो फिर मेरा शेयर्स आपके पास चला जाएगा, लेकिन आप अगर मेरे यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो 5 साल बाद मेरा कंपनी का शेयर्स का जो प्राइस चलेगा उतना रुपया आपको हम दे देगा। इसीलिए इसको फैंटम स्टॉक बोलता है। फैंटम मतलब ये पेमेंट किया जाता है। फैंटम स्टॉक में क्या होता है? शेयर के बेस पे पेमेंट किया जाता है। फैंटम स्टॉक में क्या होता है? शेयर के बेस पे पेमेंट किया जाता है। शेयर बेस्ड पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय, किसको किया जाता है? एम्प्लॉय को या केएमपी को, एज पर विच मार्केट प्राइस ऑफ फिक्स नंबर ऑफ शेयर आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। बोले ना 5 साल बाद, तो सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स will be paid by company. Number of share issued here, no shares are issued here, no shares, यहाँ पे शेयर इशू नहीं होता है, सो इट इज कॉल्ड फैंटम स्टॉक, इसीलिए इसे फैंटम स्टॉक कहा जाता है। सीधा बात, तेरे को एक लालच दे रहा कि तू मेरे यहाँ 5 साल अच्छा परफॉर्मेंस दे, 5 साल के बाद मेरे कंपनी में जो प्राइस चलेगा शेयर्स का, वही प्राइस हम तेरे को चेप देगा। क्लियर है ना? उतना रुपया दे देगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन 44 में, शेयर और डिवेंचर। छोटा सा सेक्शन है, शेयर एंड डिवेंचर हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी और मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। मूवेबल का मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को दे सकता है, ट्रांसफरेबल भी होगा, ठीक है, इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। बस इतना ही लिखा है कि शेयर डिवेंचर ट्रांसफरेबल है, मूवेबल है, कंपनी का आर्टिकल में लिखा है, माने हम अपना शेयर अपना भाई को दे सकते हैं, अपना मम्मी को दे सकते हैं, अपना चाची को दे सकते हैं, अपना वाइफ को दे सकते हैं, अपना बहन को दे सकते हैं, अपना काका को दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो ये मूवेबल है, सेक्शन 44 में लिखा है। भैया सेक्शन 45 में क्या लिखा है? नंबरिंग ऑफ शेयर्स। Every shares in company having share capital will have a distinct number. हर शेयर्स का एक नंबर होता है, 1 2 3 4, या फोलियो नंबर होता है। क्या होता है? फोलियो नंबर। Provided that nothing in this section shall apply if shares are held in demat with depository.
अगर डीमैट के तौर पे है, डिपॉजिटरी के तौर पे है, तो ये नंबर फंबर का कोई जरूरत नहीं है। बोला ना प्रोवाइडेड दैट, दादा जहां जहां प्रोवाइडेड दैट आता है वहां पे एक्सेप्शन है। मतलब अगर आपका डीमैट और डिपॉजिटरी के पास में है तो आपको डिपॉजिटरी, दो डिपॉजिटरी होते हैं, एनएसडीसी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर 1 में सॉरी डिपॉजिटरी जब पढ़ेंगे हम लोग, अलग से चैप्टर भी है। तो डीमैट अकाउंट में रहने से ये नंबर फंबर का कोई जरूरत नहीं है। ये सेक्शन नंबर 45 में लिखा हुआ है। दादा सेक्शन 46 क्या बता दीजिए। 46 है शेयर सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? इज अ टाइटल डीड। ये टाइटल डीड है। डीड होता है कंटेनिंग नेम ऑफ द शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स, हेल्ड, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्या समझाए इसमें? कुछ समझाना है? कॉमन सील रहता है इफ एनी विल बी अफिक्स्ड ऑन इट। कॉमन सील अफिक्स किया जा सकता है। शेयर सर्टिफिकेट विल बी साइंड बाय एटलीस्ट वन सीएस। सीएस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी, वन डायरेक्टर, बट इफ नो सीएस, अगर सीएस नहीं है तो एटलीस्ट दो डायरेक्टर का सही होना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट पे। In case of OPC, it shall be signed only by either one CS or one director. समझ में आ गया? 5 नंबर पॉइंट, शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड कौन सा फॉर्म में? इन SH1 में। SH1 में क्लियर है? अच्छा 6 नंबर पॉइंट क्या बोला थे? कुछ नहीं, प्योर रीडिंग। मेरा बात सुन ले और प्योर रीडिंग कर ले। 6 नंबर पॉइंट, इफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज डिस्ट्रॉयड, दादा मेरा शेयर सर्टिफिकेट बर्बाद हो गया या म्यूटिलेटेड, फाड़ फूड़ दिया, लॉस्ट, हरा गया, देन शेयर होल्डर, एसएच जहां जहां हम लिखते हैं शेयर होल्डर है शॉर्ट फॉर्म, शेयर होल्डर कैन अप्लाई फॉर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बाय सबमिटिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट अलोंग विद एन इंडिमिनिटी बॉन्ड। खाली तुम ये मत समझो तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट खो गया तुम जाके बोलेगा नया शेयर सर्टिफिकेट दे दो, नहीं। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम झूठ मूठ का बोल रहा, इसीलिए तुमसे इंडिमिनिटी बॉन्ड लिया जाएगा। इंडिमिनिटी बॉन्ड का मतलब बाद में अगर वो कुछ हो, तुम फ्रॉड करता है तो तुमसे वो भरपाई भरा जाएगा, इसलिए वो बॉन्ड पे साइन किया जाता है, इंडिमिनिटी बॉन्ड पे, ठीक है। इफ कंपनी आस्क्स फॉर इट, वंस कंपनी रिसीव ऑल दिस डॉक्यूमेंट, जब कंपनी को सारा का सारा ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, इट विल इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद इन 3 मंथ in case of unlisted company and within 45 days in case of listed company। कुछ समझाना है इसमें? 7 नंबर पॉइंट, कंपनी shall maintain register of form duplicate share certificate issue in form number SH2। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जब जा रहा है उसके लिए रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और फॉर्म भरना पड़ेगा SH2। समझ में आ गया? अरे बाबा सेकंड टाइम लेके जा रहा तो अलग, मान ले तेरा मार्कशीट खो जाएगा तो इंस्टीट्यूट फिर से अगर या कॉलेज फिर से प्रोवाइड करेगा तो कहीं लिख के रखेगा ना, तो SH2 में। क्लियर है? अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं वोटिंग राइट। सेक्शन 47 में वोटिंग राइट, ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर होल्डर का ऑल मैटर मतलब दादा इक्विटी शेयर होल्डर can cast their vote at each and every matter। इक्विटी शेयर होल्डर किसी भी मैटर पे वोट कर सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर किसी भी मैटर पे वोट कर सकता है। भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक मिनट, ओनली ऑन दोज मैटर व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द राइट्स, खाली उसी मैटर पे वोट करेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसपे उसका राइट इफेक्ट करता है, जिसपे उसका राइट इफेक्ट करता है। एग्जांपल वाइंडिंग अप, एक कंपनी बंद हो रहा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट पे इफेक्ट करेगा कि नहीं? अरे सुन ना, कि जिस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके रखा है ना, कंपनी बंद हो रहा, वाइंड अप हो रहा, तो बताना तेरा राइट पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? कैपिटल रिडक्शन, मान ले कैपिटल रिड्यूस कर दिया जा रहा है, उसका 50 लाख का कैपिटल था, हम बोले अब 30 लाख रखेंगे, तो यहां पर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट हो रहा है। इस सब मैटर पे वो लोग वोट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट, मतलब एक्सेप्शन है, यहां पर भी वो लोग क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। If preference shareholder are not paid dividend for 2 years, then they shall get voting right on all matter just like equity shareholder। तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, वो लोग अब आके वोट देगा इक्विटी शेयर होल्डर का तरह। मजाक पाके रखा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है हर साल देना पड़ता है, तुम 2 साल से उसका डिविडेंड नहीं दिया तो अब से आके वो लोग हर मैटर पे वोट करेगा। समझ में आया ना? इक्विटी शेयर होल्डर तो हर मैटर पे करता ही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर उस मैटर पे वोट करता है जिसपे उसका राइट डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जैसे कंपनी वाइंड अप होने से, कैपिटल रिडक्शन होने से। एक्सेप्शन भी बोला गया है, अगर 2 साल से उसका डिविडेंड नहीं दिया गया है तो वो हर मैटर पे इक्विटी शेयर होल्डर लोग की तरह ही वोट करेगा। अच्छा मैक्सिमम वोटिंग, अच्छा उसके बाद अलग से लिखा है मैक्सिमम वोटिंग पावर टू एनी पर्टिकुलर मेंबर ऑफ निधि कंपनी, मतलब वोटिंग पावर जो निधि कंपनी का होना चाहिए वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। निधि कंपनी का जो वोटिंग पावर होगा
इट्स रेन इन नाइट। 5% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए निधि कंपनी का, टोटल वोटिंग पावर का 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आइए दादा, क्लोज द विंडो मैन। हेलो, क्लोज द वीडियो ऑल्सो। हो गया।